मधु की शादी के बाद पहली बार उसकी दोनों नंदें आ रही थीं, तो उसकी सास सत्यभामा जी ने कहा, अरे मधु, जा दरवाजा खोल, लगता है कि रीना और मीना आ गई हैं। यह सुनकर मधु एकदम चौंक गई। क्या आपने बताया नहीं मम्मी जी कि दोनों नंदें आ रही हैं? फिर सत्यभामा जी ने कहा, मेरी भी उनसे सुबह ही फ़ोन पर बात हुई। अभी थोड़ी देर पहले ही फ़ोन पर उन्होंने बताया कि पहुंचने ही वाली हैं। ठीक है मम्मी जी कहकर मैं देखती हूँ, और वह बाहर चली गई। उसने दरवाज़ा खोला, तभी सासू माँ ने कहा, अरे मधु, कैब वाले को पैसे भी दे देना। फिर उसने कैब वाले को पैसे भी दिए। अरे मधु बेटा, सामान भी रखवा लो। इतना सुनते ही उसने सामान भी रखवा लिया। मधु संयुक्त परिवार से आई थी। उसे परिवार वालों के साथ बैठना, सबसे बात करना बहुत अच्छा लगता था। इसी कारण उसे लग रहा था दीदी लोग के पास बैठूं। वह चाय नाश्ता कराकर जैसे ही उनके पास बैठी, और दीदी, क्या हालचाल है? आप लोगों के घर आने से कितना अच्छा लग रहा है। तभी सासू माँ ने उसे झिड़क कर कहती, अरे बहू, तू यहाँ क्यों बैठ रही है? जा और जल्दी खाने की तैयारी कर। और हाँ बहू, मेरी बेटियों को पनीर की सब्जी बहुत पसंद है, तो वही बनाना। और मधु चुपचाप वहाँ से चली जाती है। उसकी नंदे उसकी शादी के समय रुक नहीं पाई थीं। अब बच्चों के इम्तिहान खत्म हो गए थे, तो वो मायके में कुछ दिन रहने आ गईं। पर मधु को उनके पास बैठना अच्छा लगता था। वो सोचती थी कि मैं भी उनके साथ बैठकर गपशप करूं। पर जब भी फ्री होती तो सबके साथ आकर बैठती, लेकिन वह जैसे ही बैठती, सत्यभामा जी कोई ना कोई काम बता देती। कभी नंदे काम बता देती। कुछ दिन ऐसे ही चलता रहा। एक दिन वह सूखे कपड़े छत से उतार के ले आई। उसे फोल्ड करके जब कपड़े उठाकर वह जैसे ही कमरे में पहुंची, तो सत्यभामा जी के साथ रीना और मीना दोनों बातें करते करते चुप हो गईं। जैसे ही वह उस कमरे से निकली, तो फिर बातें चालू हो जाती। उसे हमेशा लगता कि दीदी लोग मुझसे बात क्यों नहीं कर रही। कभी कभी ऐसा लगता कि मेरे खिलाफ जैसे मम्मी को भड़का रही हों। तभी तो वहाँ पहुँचो तो वो शांत हो जाती हैं। लेकिन दोनों बेटियाँ अपनी ससुराल की बात कर रही होती थीं। वो अभी मधु से हिली मिली नहीं थीं, इसीलिए वो चुप हो जाती थीं। इस तरह अब मधु भी कुछ न कहती। वह शांत होकर अपने कमरे में चली जाती। इस तरह उसे उसकी सास नंदे अपनी बातों में शामिल ही न करती। उसे बहुत बुरा लगता। अब वो सोचती कि क्या मैं काम करने के लिए ही हूँ? जो खाना हो फरमाइश कर दो। फिर भी वो अपने फ़र्ज़ निभा रही थी। नहीं तो कहने को हो जाएगा कि मेरी भाभी को कुछ बनाना ही नहीं आता। खैर, धीरे धीरे कुछ और समय निकल गया। रीना और मीना दोनों नंदे चली गईं। मधु को अब आदत हो गई थी कि काम करती और अपने कमरे में चली जाती। अब वह सासू माँ के पास भी नहीं बैठती थी। अब सास को अखरने लगा कि बहू तो मेरे पास बैठती ही नहीं है। अब बात किससे करूं? सबसे फ़ोन पर भी बात कितनी करेंगी? बेटियां और रिश्तेदार अपने समय के अनुसार ही बात करते हैं। तभी एक दिन मधु ने सासू माँ को अपनी छोटी बहन से फ़ोन पर कहते सुना, मेरी बहू मधु को हमसे मतलब ही न है। न ही मेरे पास बैठती है और न ही बात करती है। और तो और वो अपनी बहन को बताती हैं, अरे हमने तो सोचा था कि एक भरे पूरे परिवार से बहू लाएंगे तो मिलनसार होगी, पर बहू का स्वभाव धीरे धीरे ही समझ में आता है। जब मधु फ़ोन पर सास की बात सुनी, सुनकर धक्क रह गई। मम्मी जी मेरे बारे में क्या बोले जा रही हैं? मैं जब भी उनके पास बैठने जाती हूँ तो वो कितने काम बता देती, या दीदी लोगों से बात करते करते वो चुप हो जाती थी, और आज उनके मन में ये सब बातें हैं। अब वह सोचती है तो क्या कहा जाए, कुछ बोलूँगी तो बुरा न मान जाएंगी। खैर, उसने एक कान से सुनी और दूसरे कान से निकाल दी। कुछ समय बाद जब मौसी जी आईं तो उन्होंने उसका व्यवहार देखा। वह सब बहुत अच्छे से मैनेज कर रही थी।
सुबह से लेकर रात तक अच्छे सुबह से लेकर रात तक अच्छे से बात करती, पर मौसी जी बहन होने के कारण सत्यभामा जी के पास ज़्यादा बैठती। फिर भी वह यह महसूस कर रही थी, मधु कम जरूर बोलती है, पर ठीक तो है। तब उन्होंने कहा, अरे मधु बेटा, हमारे पास भी बैठो, हमसे भी बातें करो। तभी सत्यभामा जी अपनी आदतानुसार बोली, अरे अभी इसे संध्या आरती करनी है। तब मौसी जी ने कहा, थोड़ी देर से कर लेगी, 5-10 मिनट मेरे पास बैठ जाएगी तो क्या हो जाएगा। आज मधु को अच्छा मौका मिला, इसीलिए वह बोल पड़ी, मौसी जी, यही कारण है कि मम्मी जी के पास बैठती नहीं हूँ, क्योंकि कोई आ जाता है तो मुझसे काम ही बोलती रहती हैं या मुझे बैठने ही न देती हैं, जैसे मैं इस घर का हिस्सा ही नहीं हूँ। मुझे मम्मी जी एक काम वाली बाई जैसा समझने लगती हैं। अब बताइए मैं क्या करूँ। ऐसे ही जब दोनों दीदी आई थी तभी भी इनका ऐसा ही व्यवहार था। जब भी मैं इन लोगों के पास आती तो यह लोग मुझे देखते ही एकदम चुप हो जाती और मेरे जाते ही फिर बातें करने लगती। अब बताइए मेरी ही गलती है क्या। और फिर सबसे फ़ोन पर कहती हैं, मेरी बहू मधु मिलनसार नहीं है। तभी सत्यभामा जी तुनक कर बोली, छोटी तू ही बता, बहू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा। रीना और मीना बेटियां अपने घर में तो काम करती ही हैं, उनसे क्या काम करने को कहूँ। अरे हम लोग के अरे ये हम लोगों के साथ बैठेगी तो क्या काम समय पर हो पाएगा, इसीलिए कह देती थी बस, और क्या। फिर मौसी जी ने कहा, भामा दीदी, 4 लोगों का काम 4 हाथों से ही जल्दी से होता है, इसीलिए सब साथ में काम करती तो मधु को भी अपनापन लगता। चलो काम में मदद नहीं करती, कोई बात नहीं, कम से कम बात तो करते। ऐसे में क्या हुआ, न आपने घर के काम में साथ दिया, न ही दोनों लड़कियों ने। ऐसा करना सही है? ऐसा करना सही है क्या? ऐसे में काम कम रहते हैं क्या? इसी तरह वो दोपहर में कमरे में आराम करने लगी। यदि वो रोज काम करके कमरे में थोड़ी देर आराम कर ले तो क्या बुराई है। अब उनको भी महसूस हुआ कि मधु भी थक जा रही होगी। थोड़ा हम सब भी बात करते और साथ में काम कराते तो दिल से वह दूर न होती। अब मौसी ने कहा, बेटी मेरी दीदी बेटा मेरी दीदी ही यहाँ गलत हैं, तुम अपनी जगह ठीक थी। थोड़ी देर में सत्यभामा जी बात करने के बाद संध्या की दिया बाती करने स्वयं उठी और शाम की संध्या कर ली। उसके बाद सत्यभामा जी ने समझ लिया, साथ देने से अपनापन ही बढ़ता है, न कि कानाफूसी से। अब मधु भी अंदर से खुश हो गई थी। चलो मौसी जी की बात मम्मी जी को समझ में तो आ गई। ऐसे ही मौसी जी 2 दिन तक रहीं। अब मधु को भी साथ बैठने का समय मिल जाता था और काम भी समय पर हो जाते थे। फिर मौसी जी के जाने का समय हुआ। विदा करते हुए मधु ने मौसी जी के पैर छुए। उसी समय मौसी जी ने कहा, बहू तुम्हारी जगह मेरे पैरों में नहीं बल्कि मेरे दिल में है, तुम मेरे गले लगो। उसे बड़े ही प्यार से गले से लगा लिया। ये देखते ही सत्यभामा जी की आंख भर आई। वो बोली, छोटी तूने मेरी आंखों में बंधी पट्टी खोल दी, साथ रहते हुए भी इसे गलत समझ रही थी। तूने 2 दिन में ही मेरे मन के दरवाजे खोल दिए। अब मधु के मन में भी मेरे प्रति कोई मैल न होगा। फिर छोटी बहन ने भी कहा, दीदी आपकी बहू हीरा है, हीरा। इसकी आंखों की चमक कभी फीकी मत पड़ने देना। कभी किसी से इसकी बुराई न करना, न ही हाथ छोड़ना, न ही साथ छोड़ना, क्योंकि बहू ही सदा साथ देगी, न कि बेटी। और वो दोनों का हाथ देते हुए बोली। अब दोनों सास बहू के मन में भी एक संतोष का भाव था। दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा दी। बहू के साथ ऐसा व्यवहार रखें कि उसे पराया सा न लगे, जैसे बेटी के आने पर
बहू के प्रति व्यवहार में बदलाव न लाएं कि उससे उसकी उपेक्षा महसूस हो। जैसे एक माँ बेटी के प्रति अधिक ममता उड़ेलती है और बहू को नज़रअंदाज करती है, ऐसे में साथ रहने वाली बहू भी दुखी हो जाती है। ऐसे में करवाहट न पनपने पाए, इसीलिए एक सा व्यवहार रखें। इसकी पहल सास को निश्चित रूप से ही करनी चाहिए ताकि बहू के साथ हमेशा बना रहे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और कहानी अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर